अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। ये है ईद स्पेशल और क्यों ना हो, क्योंकि आज मीठी ईद है और मीठी ईद पे हमारे पास एक बड़े मेहमान हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ईद मुबारक कहेंगे मेरी तरफ से, ARY फैमिली की तरफ से। यकीनी तौर पे आप भी मीठी ईद की खुशियां खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारे साथ एक बड़ा मेहमान मौजूद है जो मीठी ईद पर मीठी मीठी बातें करेगा, क्रिकेट की भी और अपने क्रिकेट के करियर के दौरान जो जो दिलचस्प वाक़यात हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुएब मलिक, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। आप कहना चाहिए? ईद मुबारक आप सब लोगों को, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इसे खूब मिले और स्पेशली जिनके साथ आपके छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं वो दूर करें, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे आप मिलते हैं और अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर करें और इन्जॉय करें और सवैयाँ शवैयाँ खाएं। हाँ जी, बिल्कुल खाएं। और इसमें अगर आपने ये बात शुरू ही की है तो जब मैं घर जाता हूँ तो मैं अम्मी को ये लगता है कि मुझे पराठे खाने चाहिए तो मैं खाता हूँ। तो इसी तरह जब वो सवैयाँ बनाती हैं तो मैं वो भी खाता हूँ। तो आज सवैयों पे खूब हाँ जी, आज हाथ साफ होगा, बिल्कुल होगा। और बल्कि अम्मी जो है वो रात से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं, क्योंकि सुबह जो है रेडी होनी चाहिए। जब हम लोग नमाज पढ़ के आए तो वो बिल्कुल रेडी हों, तो रेडी होंगी, आज दबेंगी खूब। जिंदाबाद। शुएब मलिक जो पाकिस्तान का कप्तान बना, पाकिस्तान का इंटरनेशनल खिलाड़ी बना, वो शुएब मलिक और एक वो शुएब मलिक जिसने करियर अभी स्टार्ट भी नहीं किया था, क्लब्स में अकेडमी में इधर उधर जो है वो किस्मत आजमा रहे थे, कोशिश कर रहे थे। उस ईद में आज की ईद में क्या फ़र्क होता है? उस ईद में जब उस टाइम पे थे, जब ट्राई कर रहे थे कि चांसेस मिले क्रिकेट में, तो इतनी सोच समझ नहीं थी। और जो भी जिस मोमेंट में होते थे उसे एंजॉय करने की कोशिश करते थे। लेकिन आज ये है कि आप पीछे का भी सोचते हैं, अभी का भी सोचते हैं, आगे का भी सोचते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि वो वाली जो ईदें थी वो बहुत अच्छी थी, बचपन वाली ईदें बहुत अच्छी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ नहीं थी और सिर्फ ये था कि जो आपके पास सिनारियो आ रहा है या जो मोमेंट आ रही है आप उसमें जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं। कितनी ईदी इकट्ठी कर लेते थे, कुछ चलाकी शलाकी भी करते थे, किसी और से छीन ली या अम्मा के पास पैर पड़ गए, भाई देनी है, इससे कम मेरे काम नहीं चलना? नहीं, कभी भी मुझे ऐसा वो नहीं रहा था कि मैं जाऊं और सबको मिलूं और ताकि मुझे ईद मिले। लेकिन ये ज़रूर होता था कि मैं बहुत मशहूर था अपनी फैमिली में कि यार ये जो मर्ज़ी हो ये आता है, ये मिलता है सबसे। और आपको पता है कि सब फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि सबकी सबसे नहीं बनती है, कुछ नाराज़गियाँ ज़रूर होती हैं हमारे कल्चर में। लेकिन मेरा ये होता था कि मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है उस टाइम से लेके आज तक। इसका फ़ायदा होता था, फिर ईदी इकट्ठी ज़्यादा हो जाती होगी। इसमें ये होता था कि फिर मेरे भी छोटे थे, अगर मुझे मिलती थी तो वो आगे चली जाती थी। लेकिन ये है कि मज़ा बहुत आता था। और बल्कि ऐसा होता था कि हम छोटे छोटे थे, नमाज़ पढ़ के आते थे, हम ही उठा रहे होते थे लोगों को, उठो भाई। और वो ये समझते थे हाँ ईदी लेने आ गए हैं। वो हमें आधी आंखें बंद होती थी, ये पकड़ो। अगर नहीं भाई ईदी नहीं लेने आए, ज़रा उठो, बैठो को बातें शातें करो को, हंसी मजाक करें। एक फैमिली आपकी माशाल्लाह पाकिस्तान, एक फैमिली आपकी दुबई में, तो ये फिर किस तरह होता है? एक ईद इधर करते हैं, एक ईद उधर करते हैं ताकि बैलेंस रहे, या क्या मामला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी मेरी हमेशा से ये कहती हैं कि आपकी जो ईद है वो आपके फैमिली के साथ होनी चाहिए, आपकी वाइफ के साथ होनी चाहिए, आपके बच्चे के साथ होनी चाहिए। और वाइफ भी यही कहती हैं कि आप जो है वो अम्मी के साथ ईद करें, क्योंकि वो अकेली होती हैं। तो दोनों साइड से मैं ब्लेस्ड हूँ इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग माई ईद। तो ये है कि दोनों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि दोनों मुझे अलाउ करते हैं, प्रेशराइज़ नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और कोशिश मेरी ये होती है 3 दिन की ईद है तो वो दोनों साइड पे जो है उसे मनाया जाए। बेटा जी बिल्कुल, वो छोटा है। और जब हम भी छोटे थे हम चाहते थे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा हमारे आसपास रहें, और वो भी यही चाहता है। और कोशिश भी यही होती है कि उसे मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो दिया जाए। इसीलिए हम मेक श्योर करते हैं या मदर या फादर कोई ना कोई हमेशा उसके साथ हो, वो अकेला नहीं। भाभी सानिया, उधर ईद का कोई मामला होता है देने वेने का, या बस ऐसे खुश हो जाते हैं आप लोग? उधर रोज़ ही ईद होती है। देनी पड़ती है। नहीं, हाँ बिल्कुल, और देनी भी चाहिए। और देखिए ये ऐसी छोटे छोटे खुशियाँ हैं कि जिससे टुगेदरनेस और स्ट्रॉन्ग होती है। और हम लोग मेक श्योर करते हैं कि
ऐसी चीज़ें की जाएं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो एक बॉन्डिंग है, जो एक टुगेदरनेस है, वो हमेशा से जो है स्ट्रॉन्ग रहे। और यही ऐसी चीज़ें हैं, अब जैसे ईद है तो ये ईदी देना तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। मलिक भाई ये बताइएगा कि शॉपिंग भी करानी पड़ती है भाभी को ईद पे, या कह लेते हैं चलो अपनी अपनी कर लेना खुद ही? बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग वाइफ की शॉपिंग करने निकलते हैं, लेकिन वो एंड में मेरी हो जाती है। ये क्या कहानी है? क्योंकि मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक है, और ज़ाहिरी बात है बीवियाँ बहुत अच्छी होती हैं। हाँ माशाल्लाह। वो अपनी जो चीज़ें हैं, आई एम श्योर बिल्कुल जी ऐसा ही है। वो अपनी चीज़ें पीछे रख देती हैं। वो देखती हैं कि हस्बैंड जो है वो किस चीज़ में खुश हो रहे हैं, तो वो करने की कोशिश करना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये है कि ये ज़रूर शॉपिंग मैं करवाता हूँ, बल्कि मुझे कोई भी चीज़ अच्छी लगे, मैं अकेला भी बाहर निकला हूँ तो अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं ले लेता हूँ वाइफ के लिए। चलें अब क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं। जब पाकिस्तान क्रिकेट में भी हैं आप, इंशाल्लाह आगे भी खेलेंगे, जब पीक था माशाल्लाह 20-22 साल आपने गुजार लिया, कई ईदें टीम के साथ गुजरी होंगी, वो ईदें कैसी होती थी? बड़ी डिफरेंट टाइप की ईदें गुजारी हैं। कभी ऐसा होता था कि हम लोग टूर पे पहुंचे हैं तो ईद है, कभी ऐसा होता था मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट है ईद, उसमें अगर वर्ल्ड कप में, कुछ वर्ल्ड कप्स में भी जो है हम लोगों ने ईदें बाहर गुजारी हैं। और उसमें ये होता था कि कभी आप क्रंच सिचुएशन में अगला मैच जीतना ज़रूरी है, नहीं तो बाहर हो जाओगे, या आप सेमीफाइनल में हैं, यार दुआएं करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत सारे ऐसे मौके आए जहाँ पे हम लोगों ने ऐसी ईदें गुजारी। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन एक आधी दफ़ा ऐसा हुआ कि ईद वाले दिन भी मेरा ख्याल है कि मैच हुआ है। और ये है कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। तो अब बैठ के सोचता हूँ कि यार बहुत सारी ईदें ऐसी थी जिसमें अगर बचपन की ईदों के साथ उसको रिलेट किया जाए तो बड़ी मतलब प्रेशर वाली हो गई थी। लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ ये थी कि हमेशा से कोई ना कोई साथ में ज़रूर था। जैसे टीम के प्लेयर्स थे, वो भी एक फैमिली की तरह। ज़्यादा टाइम तो आपका जो है वो उनके साथ गुजरता है। जो चलें ये बता दें कि होबार्ट था गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कम ऑन अब्बू जी, ये क्या वाक़या है? कम ऑन अब्बू जी, हाँ वो ये वाक़या है कि हम लोग एक रूम में बैठ के, यूसुफ भाई के रूम में बैठ के हम लोग कार्ड्स खेल रहे थे। और वहाँ पे ना उस वक्त ना सेल फोन्स नहीं थे। ओके। और अगर था भी तो कोई ऐसा मतलब कार्ड सिस्टम था कि आप जो है ना कार्ड से घर फ़ोन करें, तो वो चीप था वो। अगर आप कार्ड से फ़ोन करें तो कामरान ने लैंडलाइन नंबर से उठाया, वहीं बैठे हुए मैं, राना नवीद, शबीर, यूसुफ भाई, हम 4 लोग ना वो खेल रहे थे कार्ड्स। तो उसमें अब कामरान ने फ़ोन घर में लाया, तो जो अंकल हैं, जो कामरान के अब्बू हैं, उन्होंने कहा कि बेटा वो उमर जो है वो बहुत तंग कर रहा है, तो मैं उसको ना मोटरसाइकिल लेके देना चाह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़िद कर रहा है। तो कामरान ना मना कर रहा था। कामरान इसलिए मना कर रहा था क्योंकि वो एक टायर पे चलाना बाइक को, विलियम, हाँ पंजाबी में ज़्यादा वो हो जाए। तो कामरान ने कहा अबू जी तुहानू पता है वो विलियम मारदा है, तुसी फिर उन्होंने मोटरसाइकिल लेके दे रहे हो। तो उन्होंने कहा बेटा, उन्होंने आगे से जाहिर बात है बड़े बेटे को कन्विंस करने की कोशिश की, हर बाप करेगा अपने बच्चे के लिए। तो उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि छोटा है यार, कोई गल नहीं पुत्र, लै दिन्ने उन्होंने बाइक। तो अब ये ना तंग बढ़ गया, है भी विकेट कीपर, सारा दिन आवाज़ें लगाता रहता पीछे से। तो कहता है अबू को, कहता कम ऑन अबू जी, हम कार्ड्स के रहे थे, हमारी हंसी, हम लोड पोड नीचे। मैंने कहा कामी तेरे अबू फास्ट बॉलर ने, कम ऑन अबू। तो ये मतलब वो उस टाइम पे ना वो बहुत फनी था वो। अच्छा, यूएई में क्रिकेट हो रही थी और रज़ा हसन लेफ्ट आर्म स्पिनर जो थे वो आपके पास बार बार आ रहे थे कि मुझे ओवर दिलवा दें, जब डेविड वार्नर बहुत फैंटी लगा रहा था पाकिस्तानियों की, और फिर वो यू फिनिश माई करियर, वो तो सुना दें ज़रा। उसमें ये हुआ कि रज़ा हसन ना वैसे बहुत कॉन्फिडेंट बच्चा है वो। उसका पहले मैं कॉन्फिडेंस लेवल आपसे शेयर करता हूँ, फिर मैं इस स्टोरी पे आता हूँ। उसका फर्स्ट मैच था वर्ल्ड T20 का श्रीलंका में। तो मैंने उसे कहा यार, मैं उससे कहता हूँ मुझी, मैंने कहा मुझी उस सुबह गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, वो युवराज सिंह, ये सारे होंगे, क्या करे? कोई मसला ही नहीं है,
मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है और वाकई वो ऐसा है। फिर हमारा साउथ अफ्रीका से मैच था, मैंने कहा हाशिम आमला, गिब्स, कैलिस क्या करेगा मुझे, कोई मसला ही नहीं है, उस्ताद जी कोई मसला ही नहीं। लो जी उसने बहुत अच्छी। अब यहाँ पे ना मैच जो है ना, अब फर्स्ट 2 गेम्स हम लोग जीत चुके थे। अब डेविड वार्नर और शेन वॉटसन वो बहुत फेंटा लगा रहे थे। वो सईद अजमल को फेंटा लग गया, उस वक्त हफीज बहुत अच्छी फॉर्म में था, उसको मार पड़ गई। अब सबको मार पड़ गई है, वो उल्टे सीधे जो है ना, कभी इधर छिक्के मारे कभी उधर। अब ये ओवर करने आए हैं, तो मैं इसके पास गया हूँ, मैंने सिखाया, मैंने कहा मुझे बड़ा मार देनी पे और पाइन फिक्र ही ना करो। मैं कहा मुझे देख ला, कह रहा नहीं फिक्र ही ना करो। पहला बॉल किया छिक्का, दूसरा बॉल किया छिक्का, मैं फिर अब पाइन फिक्र, तीसरा बॉल गया छिक्का, चौथे बॉल पे ना मुझे आ कहता पाइन बचा लो। फिर मैंने कहा बच जाएंगे। तो वो बहुत फनी था, जिस तरह उसने आगे ना पहले 2 छिक्के खाने के बाद भी ना कहता पाइन कोई मसला ही नहीं है, जब उसे तीसरा लगा ना पाइन बचा लो। उमर अकमल के साथ भी आपके बहुत सारे किस्से हैं। श्रीलंका में हमारी सीरीज थी, तो वहाँ पे वाइफ साथ में थी, तो अब उमर पहले नहीं मिला हुआ था मेरी वाइफ को, तो उमर ये सिर्फ मजाक की हद तक है, सीरियस ना लेना। तो मेरा रूम जो था ना, जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलते थे तो मेरा फर्स्ट रूम था, कॉरिडोर जैसे स्टार्ट होता था तो मेरा फर्स्ट रूम था, तो इसे उमर को पता था। तो अब ना प्रैक्टिस सेशन ख़त्म हुआ तो मैं जल्दी से ना लिफ्ट में से निकल के, मैंने वाइफ को पहले बोला हुआ था दरवाज़ा खुला छोड़ना, मैं अंदर घुसा, दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। अब ये आया ना पीछे से नॉक कर रहा, अब मैं ना, वाइफ उठी है खोलने के लिए दरवाज़ा, मैंने कहा मत खोलना। कहती है क्यों? मैंने कहा बस कह रहा हूँ मत खोलना। तो जी अब वो आउट ऑफ गुड विल खोलेगा। वो फर्स्ट टाइम उसने देख लिया उसमें से, तो उसने कहा उमर है, तो उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया ना। अब उमर साहब अंदर आ गए, अब उमर साहब बैठे हुए, जाने का नाम नहीं ले रहे। अब वाइफ प्रैक्टिस भी कर रही थी वहाँ पे उस टूर पे, तो रैकेट्स पड़े हुए थे। इसने ना एक पहला बैग में से निकाला, एक बॉल निकाला, उससे खेलना शुरू कर दिया। फिर इसने दीवारों में मारना शुरू कर दिया उमर ने। फिर ना ये जाई ना, अब ना वाइफ मुझे वहाँ से ना इशारे करे कि कब जाएगा, पूछो भाई। आप बोलो कि जाए। मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगा, मैंने मना किया था दरवाज़ा मत खोलो। ये जनाब वहाँ 45 मिनट बैठे रहे। अब हमारा जैसे मैच बैट होता है, इसी तरह उनका जो है वो मैच वाला रैकेट होता है, रैकेट अलग होता है, सिर्फ वो स्ट्रिंग्स चेंज करते हैं उसके। अब जो इसने रैकेट निकाला हुआ था, इसने जिद पकड़ ली कि मैं यही लूँगा, और वो मैच वाला रैकेट। अब वो फर्स्ट टाइम वाइफ को मिल रहा था, या वाइफ मिल रही थी उमर को। अब वो ना भी नहीं कह सकती थी। अब वो मुझे ना यहाँ से बोलो नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा कोई भी ले लो। मैंने कहा मैं तो नहीं बोलूँगा, मैंने तुम्हें कहा था दरवाज़ा नहीं खोलो। अब उसने ना खुद ही उसने कहा उमर जैसे आपका मैच बैट होता है ये मेरा वो है, लेकिन अगर आपको फिर भी आपका दिल है इस पे तो आप ले लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन उमर को समझ आई, उमर ने कहा नहीं ठीक है ये आपका मैच, मैं दूसरा वाला लेके जाऊँगा। लो जी उमर साहब ना दूसरा वाला रैकेट ले गए। अब अगले दिन ना फिर इसी तरह वो प्रैक्टिस सेशन ख़त्म हुआ, मैं गया हूँ जल्दी से अंदर। फिर नॉक हुआ, तो मैंने कहा जाओ देखो कौन है। नहीं वही होगा। मैंने कहा कौन होगा? नहीं उमर होगा। मैंने कहा तो जाओ खोलो, कल तो खोला था, जाओ खोलो वरना मैं खोल रहा हूँ दरवाजा। नहीं खोलना, बैठ जाए। लो जी उसने फिर नॉक किया, फिर मैंने जाके ना खोला, मैं उमर आओ। मैंने कहा हाँ आप लोग बैठो, मैं ज़रा शावर वावर कर रहा हूँ, आप लोग गप गुप लगाओ। अब वो वाइफ फुल गुस्से में। तो इस तरह के वाक़यात जो है ना उमर के साथ होते हैं। अहमद शहजाद भी तो एक माशाल्लाह, उनके साथ भी बड़ी बॉन्डिंग थी। अहमद के साथ हमेशा से है और हमेशा रहेगी, और ये छोटे भाइयों की तरह है। कामी का जो है वो बड़ा फ़नी सीन हुआ कि अहमद की टक्कर हो गई मार्लन सैमुअल से वहाँ पे ट्रिनिडाड में। अब वहाँ पे टक्कर हुई है, तो कामरान उस सीरीज में एज अ फील्डर खेल रहे थे, बैट्समैन और एज अ फील्डर। सरफराज कैप्टन था वो। अब ये खड़ा हुआ था थर्ड मैन पे, थर्ड मैन ज़रा दूर है। अब
अहमद की टक्कर हो गई, मार्लन सैमुअल से टक्कर बहुत बुरी हुई, हम लोग भी डर गए। हाँ। मतलब ऐसा इंसिडेंट हो गया कि जहाँ पे एम्बुलेंस है वो स्ट्रेचर आ में लेके गई, जाना पड़ा। वहाँ वो आ गई, मतलब पिच पे आ गई। मेरे करियर में तो नहीं ऐसा मैंने देखा। अब जब वो देखा है हम लोगों ने, हाँ। तो अब अहमद जो है, वो जाहिर बात है उसकी नेक बहुत जोर से लगी थी मार्लन सैमुअल्स के साथ। अब वो ना स्ट्रेचर आई, स्ट्रेचर बाहर निकली तो उन्होंने ना उसकी नेक को ना यहाँ से लॉक कर दिया। हाँ लॉक कर दिया कि कॉलर हिले लगा नहीं। दिया। हाँ, कॉलर लगा दिया उन्होंने। अब कामरान को ना थोड़ा सा टाइम लगा इस प्रोसेस को पूरा होने में, ना उसे पिच तक पहुंचने में। अब जब वो पिच तक पहुंचा है, करीब आया है, स्ट्रेचर उठाई है उन्होंने, इसने आवाज लगा दी कलमा शहादत। इसने आवाज लगा दी कलमा शहादत। अब हम लोग बड़े सीरियस थे, किसी को भी अगर ऐसे स्ट्रेचर पे डालेंगे, उसकी नेक को लॉक करेंगे और फिर स्ट्रेचर को एम्बुलेंस में डालेंगे और एम्बुलेंस जाएगी, तो अब हमारी हंसी ना बंद हो। जब कलमा अब रात को ना रोज बैठते थे रात को, तो हम लोग बैठे हैं, तो अब अहमद जो है वो आया, वहाँ पे अहमद बैठा हुआ था। अब हंसी मजाक चल रहा है, अहमद यार तू 10 मिनट में कैसे वापस आ गया, ऐसी बड़ी इंजरी से, वो इस तरह की चीज़ें चल। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसकी बचत हो गई। तो अब मुझे कहता है सारी गल्लां छड्डो, मैनू ऐ दसो उत्थे मैनू एक आवाज़ आई सी। मुझे कौन सी आवाज़ आई थी? कलमा शहादत किन्ने किया सी? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ किन्ने किया सी? फिर इसने उनका प्यार भी जो है ना वो इसी तरह। और हफीज और अहमद शहजाद ये भी आपस में जब मजाक कर रहे हो पूरी बस लोटपोट हो जाती। वनडे क्रिकेट में अगर हम देखें 1 से लेके 10 तक सिर्फ 11 नंबर तुसी छड़िया, बाकी सारे नंबरों पे बैटिंग की है। कैसा ये एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और इसमें ये था कि जब मैं टेप टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलता था तो बैटिंग करता था। हाँ। और टेप बॉल के साथ तेज बॉलिंग करता था। अच्छा। हाँ, तेज बॉलिंग करता था। और इसीलिए अगर आप नोटिस करें कि जब ऑफ स्पिनर फंसता है, स्पेशली मैं जब फंसता हूँ T20 क्रिकेट में या वैसे भी, तो मैं यॉर्कर मार लेता हूँ। हाँ। वो लग जाता है। और ये एग्जीक्यूशन जो है ये तब की है क्योंकि मैं तेज बॉलिंग करता था। तो वो यॉर्कर वाला जो है थोड़ा सा सेंस है। तो वो गिर जाता है वहाँ पे बॉल। और ये उसी की वजह है। और दूसरा ये है कि 1 से 10 नंबर पे मैं इसलिए भी खेला कि मैं कभी ये नहीं सोचता कि मेरे लिए सूटेबल नंबर कौन सा है। मेरी कोशिश ये होती है कि जहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पे भी टीम को ज़रूरत है। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि जब क्रिकेट शुरू की थी तो जो मेरे इर्द गिर्द के जो मेरे बड़े लोग थे उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी और वो आज तक चल रही है। एक, मुझे हारना नहीं पसंद, उसके लिए आप पूरा जोर लगाओ, उसके बाद अगर आप हार गए तो आपको एक सेटिस्फैक्शन होगी। दूसरी ये थी कि कैप्टन ने आपको कह दिया कि ये करना है तो फिर आपने अपना मफाद नहीं सोचना, फिर आपने ये सोचना है कि नहीं इसने कह दिया, उसको जो रोल दिया वो पूरा करना, वो पूरा करने की कोशिश करनी है। और ये तो इसीलिए करियर को नुकसान नहीं पहुंचाया आपके? अगर मैं सेल्फिश होके सोचूं तो बिल्कुल, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ है उस चीज़ में कि मुझे जब किसी ने कहा किस नंबर पे खेलना है, किस जगह पे फील्डिंग करनी है, कहीं भी आप आके बॉलिंग करनी है या किसी के लिए बाहर बैठना है या किसी के साथ बात करनी है कि यार ये टीम को जो है ये रोल है। बाहर भी आराम से बैठ जाते थे? पाकिस्तान टीम की तो रवायत नहीं है। नहीं, अगर आप मेरा करियर देखें तो मेरा डेब्यू हुआ था शारजा में। तो उन 5 ODIs में मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन जैसे ये टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी तो मैं फर्स्ट 10 ODIs में मैंने 12th मैनी की थी। और मैं मेरे ख्याल में उस टाइम पे 50 to 60 कंटिन्यूसली ODIs में मैंने 12th मैनी की है। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि शारजा में जब मुझे प्रमोट किया वकार भाई ने 4 नंबर पे खेलने के लिए, मैंने 100 बनाया उस मैच में। फिर जैसे ही वापस आए पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड से सीरीज थी, मैं फर्स्ट 2 ODIs में मैं 12th मैन था। 100 बनाने के बाद, मैन ऑफ द मैच होने के बाद, तो मैं 12th मैन था। और फिर मैच खेला मैं 3rd वाला जब हम सीरीज जीते 2 मैचेस के बाद जी। फिर उसमें मैंने मुझे वकार भाई ने ओपन कराई तो मैंने 100 बनाया। लेकिन उसके फिर बाद में मैं 12th मैन रहा क्योंकि टीम बहुत बड़ी थी। लेकिन ये था कि कभी भी साइड पे नहीं करते थे वो लोग। वो हमेशा आपको ग्रूम करते थे। वो देखते थे कि यहाँ पे ये नया बच्चा है, इसको चांसेस देने हैं सीरीज जीतने के बाद, ताकि हम इसे ग्रूम कर रहे हैं।
वो थोड़ी सी जो है वो ड्रॉबैक ज़रूर है हमारे यहाँ पे, उसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। तो बाबर आजम के लिए आपने अपना टेस्ट करियर ख़त्म कर दिया कि चलो इसको मौका मिल जाए? नहीं यंगस्टर आपने कहा ना कि मैं यंगस्टर को बिल्कुल, वो एक रीज़न था कि यहाँ इतना मतलब ये भी रीज़न था कि बाबर आजम के लिए आपने अपना बिल्कुल। टेस्ट करियर ख़त्म कर दिया? देखें, ये स्टेटमेंट बन जाएगा बहुत बड़ा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये स्टेटमेंट बने। हाँ, ये मेरे माइंड में ज़रूर था कि उसमें बाबर आजम और हारिस सोहेल दो एक ऐसे प्लेयर थे जिनको खेलना चाहिए था उसी टाइम से ही टेस्ट क्रिकेट में। बहुत बड़ा फैसला था। तो इस वजह से मैंने कहा कि यार क्यों नहीं, और लेकिन ये एक वजह थी, इसके साथ 3-4 और वजूहात हम तो एक पे फोकस करेंगे। चले आगे आ जाते हैं। रोहित शर्मा के बाद सबसे ज़्यादा T20 मैचेस खेलने वाला खिलाड़ी मेरे सामने शोएब मलिक बैठा हुआ है। कितनी सेटिस्फेक्शन होती है कि इतने ज़्यादा मैचेस बंदा ऐसे नहीं खेल सकता, परफॉर्मेंसेस होती हैं तो खेलता है। कितना इस पे सेटिस्फेक्शन होती है? सेटिस्फेक्शन तब होगी जब मैं क्रिकेटिंग, मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, जब मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, फिर मैं अभी बैठूंगा। क्योंकि मेरा ये मानना है, और बहुत सिंपल सा मानना है, कि अगर आपने जिस रास्ते पे नहीं जाना होता उसका रास्ता नहीं पूछो, लेकिन अगर आपने जिस रास्ते पे जाना है जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाओ तब तक बैठो नहीं। तो इस वजह से अभी तक जो है वो चल रहा है। चलिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मैं इसी सफ़र में आपको ज़्यादा थोड़ा सुधर लेके जाता हूँ। अब आप पाकिस्तान के कप्तान बने, आपका कप्तानी का करियर का आगाज़ था, मेरा जर्नलिज्म का करियर का आगाज़ था। कप्तानी से आपको टीम मैनेजमेंट ने साजिश करके हटाया, लेकिन आपकी कप्तानी अच्छी थी, कोई बुरी कप्तानी नहीं थी, फिर क्यों हटा दिया गया? वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो है प्लान करके हटाया था। मैंने 3 दिन पहले जब उन्होंने मुझे कहा कि जी हम कैप्टन चेंज करना चाहते हैं, तो आप जो है आप क्या सोचते हैं, मैंने कहा जी मेरा रेजिग्नेशन है। उससे 3 दिन पहले मैं ऑलरेडी भट्ट साहब को मैसेज भिजवा चुका हुआ था कि मैं मतलब ये नहीं करना चाहता हूँ कैप्टनसी। नहीं, मैं अगर मुझे समझ होती, टू बी ऑनेस्ट, कि तो मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं करता 2007 में। मैं कैप्टनसी करता ही नहीं, मैं आज तक नहीं करता। अगर मुझे थोड़ी सी अल्लाह ताला ने उस टाइम पे समझ दी होती। क्यों? पाकिस्तान की कप्तानी तो एक एजाज़ है। बिल्कुल एजाज़ है और बहुत बड़ी बात है, और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, लेकिन मैं कभी नहीं करता। मैं क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आप सोचते हैं बाकी भी वैसे सोचते हैं, और इसीलिए मैं, अगर मुझे 2007 में वापस लेके जाया जाए तो मैं सबसे पहले एक चीज़ सही करूँगा, मैं ये कैप्टनसी को वहीं रोक दूँगा। अगर मुझे 2007 में वापस लेके जाया जाए, जब इंजमाम भाई रिटायर हुए थे 50 ओवर वर्ल्ड कप में, तो मैं फ़ौरन सबसे पहले मैं उस पर क्रॉस मारूंगा, मैं वो रिवर्स करूँगा। और अगर 2007 में जाएंगे तो फिर मैं ये भी बोलूँगा कि उस टाइम पे किसको कैप्टन होना चाहिए था या क्या होना चाहिए, लेकिन हम नहीं, वो मैं क्रिकेटिंग आपका इंटरव्यू फिर करूँगा। अभी तो ईद है ना, तो मीठा मीठा इंटरव्यू कर रहा हूँ, वरना बहुत सारे कड़वे सवाल मैं पूछने ही नहीं जा रहा। एक तस्वीर आपकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, वो आपको भी इनफैक्ट याद होगी, मैं देख रहा था, सेल फोन में नज़र नहीं आई। बाबर आजम को आपने उठाए हुए हैं और ग्राउंड से बाहर आ रहे हैं, याद है या मुझे? जी, मैनचेस्टर में T20 मैच चल रहा था अगेंस्ट इंग्लैंड। जी ऐसा ही है। बिल्कुल। वो ये हुआ था कि एक कैच निकला था और बाबर एक्स्ट्रा कवर खड़ा था और वो दूर था बाबर से कैच, तो बाबर ने उस पर अटेम्प्ट किया उस कैच पे, तो उसका थोड़ा सा एंकल ट्विस्ट हो गया था। लेकिन बाबर को इस नज़रिए से मैंने उठाया था, जब फिजियो आए थे बाहर से, उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हें असेस करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है एंकल इंजरी है, तो हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। लेकिन हमारी पोजीशन बहुत अच्छी थी, तो जब आपकी पोजीशन अच्छी चल रही हो, मोमेंटम आपकी तरफ हो, तो गेम को ज़्यादा रोकना नहीं चाहिए। अच्छा। तो इसलिए जब वो फिजियो ने ये कहा कि मैं असेस करता हूँ, तो मैंने कहा इतनी देर में वो 2 लोग आएंगे या अगर कोई स्ट्रेचर लेके आएंगे उस पर तो वो होगा। तो फिर मैंने कहा चलो यार मैं ही उठा के ना बाबर को ले जाता हूँ। तो मैंने इसलिए बाबर को उठाया और रोप के बाहर फिर जो था वो उन्होंने असेस किया उसको, उसकी एंकल इंजरी को। अभी जवाब देना चाहें दीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। ये वही बाबर आजम है जिन्होंने आपको इस रिसेंट जो एशिया कप खत्म हुआ उससे पहले आपको कह दिया कि आप टीम में नहीं हैं, जब ये खबरें चल रही थी और टीम को ज़रूरत भी थी क्योंकि आपकी फॉर्म लगी हुई थी, T20 में हर जगह आप स्कोर कर रहे थे, लेकिन बाबर ने आपको सिलेक्शन कमेटी से भी पहले कह दिया। मलिक साहब आपको कहना है? बाबर ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मेरे साथ कम्युनिकेट ना किया हो। उसने हमेशा मेरे साथ कम्युनिकेट किया, और एशिया कप से पहले फाइनल से 2 दिन पहले
मेरी उसकी फाइनल बात हुई थी और उसमें उसने ज़रूर ये मुझे कहा था कि शोएब भाई हम लोग सेम टीम को वर्ल्ड कप में लेके जाना चाहते हैं, और जो उसने बात की वो उसने पूरी भी की कि वो सेम टीम ही गई वहाँ पे और वो हुआ। अब रही बात कि मुझे होना चाहिए था या मुझे क्यों नहीं रखा या मैंने उसके लिए कुछ किया तो उसने मेरे लिए नहीं किया, नहीं मैं बिल्कुल इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखता। और मैं थैंकफुल हूँ उसका। वो ठीक है, वो गेम का हिस्सा है, लेकिन अगर देखें एज अ लीडर अगर आप कुछ अपने दिमाग या दिल में सोच लेते हैं कि मैं इस फॉर्मेशन के साथ जाऊंगा और मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उस पर, तो वो लेना चाहिए डिसीजन, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है 2007 में मुझे कैप्टनसी नहीं ले, अगर मैं वापस जाऊं तो नहीं लूं, लेकिन मैंने भी कैप्टनसी की है और मैं ये समझ सकता हूं ये लीडरशिप जो भी फॉर्मेशन वो करता है, तो अगर बाबर की वो थी तो कोई मसला नहीं। शो भाई 1994 में इमरान खान ने या 94-95 की बात है, क्लिनिक किए थे वहाँ पे सियालकोट में, तो वहाँ से आपका करियर शुरू हुआ? वहाँ से मेरा करियर शुरू, लाइमलाइट में आना शुरू हो गए या नजरों में आ गए? उसमें ये एटलीस्ट ये हो गया मेरे घर वालों को, मेरे फादर चाहते थे मैं क्रिकेट खेलूं, लेकिन मेरी जो सिस्टर और मेरी जो अम्मी थी वो कहती थी पुत्र पढ़ना है। अच्छा। पढ़ते भी थे, तो ये उससे थोड़ा सा ये हुआ था कि क्रिकेट की इजाज़त मिलनी शुरू हो गई थी, चलो यार टेप टेनिस बॉल तक जो है ना वो, उस वक्त जुमे की छुट्टी होती थी, हम लोग सुबह जो है वो खेलते थे टेप टेनिस बॉल और सारा दिन ही फिर खेलते रहते थे। गलियों के हम लोगों ने घरों के शीशे शूशे भी बड़े तोड़े हैं और गालियां भी खाई हैं वो तो खैर आज तक पढ़ेंगे। अच्छा। तो उसमें फिर ये था कि थोड़ी सी लिवरेज मिल गई थी अम्मी की तरफ से और सिस्टर की तरफ से। उन्होंने, वो होते हैं ना आजकल जैसे वीडियोस बनती हैं जिसमें अक्सर वो भेजते हैं कि ये देखें हमारा बेटा जो है इसका बैट देखें कितना सीधा है, देखें ड्राइव कैसा खेल रहा है, देखें ये शॉट कैसा खेल रहा है। तो मैं उस वक्त उस टाइप, जो आजकल की वीडियोस आती हैं, मैं उस टाइप का बच्चा था। तो उन्होंने फिर स्पेशली एक तारिक जो थे वो हेड थे उस क्लिनिक कैंप के, तो उन्होंने ना मुझे इमरान भाई को स्पेशली मिलवाया, क्योंकि इमरान भाई ने विजिट किया, पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान क्लिनिक कैंप्स लगे हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने जो है मुझे फर्स्ट टाइम मुझे मिलवाया इमरान भाई से 94-95 की बात। तो वो एक ऐसा था कि वो आप कह सकते हैं कि वो फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स क्रिकेट। थॉट्स थी आपको देख के? इमरान भाई के मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं याद, लेकिन एक मुझे आज तक चीज़ याद है, जब उन्होंने हाथ मिलाया मुझसे, तो मुझे उन्होंने कहा कि लगे रहो। तो ये मुझे जो है ना, तो बस तब से आज तक लगे हुए हैं। हाँ वो बस वसीम अकरम ने गालिबन आपका डेब्यू हुआ, पहले पीआईए में लिया, फिर इंटरनेशनल का हुआ, और वो वैसे भी बहुत ज़्यादा आपको लाइक करते हैं, बच्चों की तरह लेते हैं। वसीम भाई का जो है वो ये है कि मैं वसीम भाई के साथ साथ ना मैं मोइन भाई की भी ज़रूर बात करता हूँ। वो इसलिए बात करता हूँ कि मुझे अच्छी तरह याद है कि फ़र्स्ट टाइम जो था वसीम भाई को इंट्रोड्यूस जो था वो मोइन भाई ने करवाया था पीआईए के मैच में, और पीएनएससी से मैच हो रहा था डिफेंस स्टेडियम कराची में, और वो था क्वार्टर फाइनल्स था, और वहाँ पे मैंने एक दूसरा बॉल किया, मोइन भाई ने स्टम्प किया, तो फिर वसीम भाई ने पूछा कौन है। अच्छा। तो क्योंकि सकलैन भाई इंजर्ड थे, तो वसीम भाई ने फिर मोइन भाई से पूछा कौन है, तो फिर मोइन भाई ने बोला कि ये पीआईए से 1-2 साल से खेल रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर वसीम भाई ने कहा अच्छा अगला मैच लाइट बैंक नाले सेमीफाइनल ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ देखने हैं। फिर उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, फिर फाइनल हुआ हबीब बैंक के साथ, फाइनल जीते, तो फिर उन्होंने कहा कि अब जो है ना इसको, तो वसीम भाई जो है वो, और मुझे अच्छी तरह याद है जब उन्होंने मुझे ओवर करवाया, फर्स्ट ओवर मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ब्रायन लारा खेल रहे थे सामने, तो मैंने कहा कि क्योंकि वो फैंटी लगा रहे थे, अब वसीम भाई ने भी बॉलिंग कर ली थी, वकार भाई ने भी कर ली थी उनके सामने, वो सबको फैंटी लगा रहे थे, वो वैसे भी ब्रायन लारा हैं। अब मैंने ना मेरा फर्स्ट मैच वो भी ब्रायन लारा के सामने, मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा वसीम भाई, मेरे मतलब मुंह से निकल गया कि वसीम भाई इसके सामने, मतलब पूरी बात नहीं, मैंने वसीम भाई कोई मसला नहीं है, ये सोचो
कि ये बॉल है और उसके हाथ में बैट है और इनके बीच में बैटल है। बैटल तुम्हारी ब्रायन लारा के साथ नहीं है। और जो जिस तरह तुम सिलेक्ट हुए हो वो चीज़ सोचो और वो सेम कॉन्फिडेंस लेके उसको बॉलिंग करो। तो वो मुझे उनके अल्फाज आज तक याद हैं। तो वसीम भाई के साथ करियर आपका काफ़ी लंबा रहा, उनके साथ कोई दिलचस्प वाक़या ना हो, ये हो नहीं सकता। उनके मतलब वसीम भाई ऐसी शख्सियत हैं कि आप उनके साथ बैठ जाएं आप बोर नहीं हो सकते। और आई एम श्योर आपने भी मैं तो बहुत ज़्यादा तो कोई भी प्लेयर जो है आप किसी से भी पूछेंगे जो उनके साथ खेले हैं, जो आपके साथ हुआ हो या आपके सामने हुआ हो। रज़ाक भाई का है वाक़या, हम लोग ब्रिस्बेन में थे, साइड मैच था वो। और वसीम भाई की एक चीज़ है, चीज़ें क्वालिटीज़ तो उनमें बहुत हैं लेकिन ये एक ऐसी क्वालिटी है जो मैंने अपने लिए भी बहुत सीखी उनसे। वो ये है कि वो मैच चाहे क्लब का हो चाहे इंटरनेशनल मैच हो वो खेलते हैं पूरे सीरियस हो गए। मैंने फर्स्ट क्लास में भी उनके अंडर खेल के देखा है, मैंने इंटरनेशनल में भी देखा है, मैंने लीग्स में भी जो है देखा है उनके अंडर खेल के। वो कहते हैं कि भाई जो मर्जी हो जाए वो 100% 99% नहीं रहना चाहिए जब तक लास्ट बॉल डिलीवर नहीं हो जाती। तो अब ब्रिस्बेन में मैच था, साइड मैच हम लोगों ने किए 175। तो अब उन्होंने ना हम ऊपर से आउट किए, वकार भाई ने भी वसीम भाई ने भी, लेकिन मिडिल में आके वो एंड्रू साइमंड्स थे और एक और थे, उन्होंने चेस कर दिए ना वो रन्स। तो अब उसमें ना रज़ाक भाई को थोड़ी सी मार पड़ी हुई थी। जब क्रंच सिचुएशन में मैच गया ना तो वो बॉलिंग कर रहे थे, वो खेले भी अच्छा है उन्होंने, रज़ाक भाई ने जोर पूरा लगाया। अब ग्राउंड्स आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के बड़े हैं। अब ना मैच हारे, वसीम भाई बहुत गुस्से में बाहर आए। अब ना रऊफ भाई जो उस वक्त फिजियो थे, अच्छा। और साथ में वो मसाज भी करते थे। अब ना रज़ाक भाई उस वक्त थोड़े नए प्लेयर भी थे। अब ना इन्होंने रऊफ भाई को ना, इनको थोड़ा हैमस्ट्रिंग में ना थोड़ा खिंचाव फील हो रहा था। तो अब ये उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहते थे, लेकिन इन्होंने वसीम भाई का गुस्सा देखा हुआ था तो ये ऊंचा नहीं कह सकते थे। अब इन्होंने कहा रऊफ भाई, पहले आराम से उन्होंने नहीं सुना, इन्होंने कहा रऊफ भाई, फिर उन्होंने नहीं सुना, वसीम भाई ने सुन लिया। वसीम भाई पहले ही तपे हुए थे। वसीम भाई ने कहा जाके किए नहीं भाई कुछ नहीं, 10 मिनट किए क्यों आवाज़ दे रहे हैं? मैंने कहा नहीं भाई कुछ नहीं, मसाज चाहिए? नहीं भाई की चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए? नहीं भाई वो गल नहीं हैगी। उसी में केड़ी गल हैगी है फिर? नहीं भाई के कोई भी गल नहीं हैगी। तो मतलब वो एक ऐसी चीज़ थी, जब उन्होंने कहा ना फिर केड़ी गल है, तो इन्होंने कहा नहीं भाई कोई भी गल नहीं हैगी। तो हम लोग तो पीछे बैठे हुए थे, मैं, यूसुफ भाई और सकलैन भाई भी थे। हम लोग पीछे थे ना, हंस रहे हैं कि मतलब ऐसे वाक़यात जो थे ना वो बहुत वो थे। खैर वो सईद अजमल वाला मेरे ख्याल से पहले भी आप एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा बता दें। वो कैच बार बार पूछा जाता है कि सईद अजमल ऐसे करके बैठे हैं और आप जो है ना कह रहे हैं कि विराट ने मुझसे पूछा, युवराज ने पूछा जब हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी का, अच्छा मैं इस पे आने लगा था, अच्छा चलिए बता दें। तो उस टाइम पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में, पोस्ट मैच प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में यही बात हो रही थी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, वो विराट यही बोल रहा था कि यार वो हुआ क्या था। उसने ना अब वो जब शॉट लगा, और था भी क्रिस गेल का कैच था, और क्रिस गेल हमें सबको पता है क्या, जब वो खड़े हो जाएं तो बस फिर सारे बॉलर्स जो हैं वो कहते हैं मुझे ना लगा। तो वो कैच जब निकला ना, मेरी मिस्टेक थी वो ये थी कि वो ऐसा कैच था, और बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ सीनियर प्लेयर, मैं उसको यस करके मुझे वो कैच लेना चाहिए था। लेकिन जब वो जैसे कैच ऊपर चढ़ा ना, वो मिड ऑन पे खड़ा था, मैं मिड ऑफ पे खड़ा था। अब मैंने पता नहीं मेरी नज़र, या वो ये फ़नी सीन बनना था तो मेरी नज़र उस पर पड़ गई। अब वो जब जैसे बॉल ऊपर गया ना तो मैंने यूँ देखा, अब उसने ना वहीं फूल बना लिया था वहीं पे। जब बॉल ऊपर गया मैंने कहा भाई सईद करेगा कैच, लेकिन वो ऐसा था कि मतलब वॉक करके ना वो कैच करने, डॉली कैच। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अब जाते हैं बॉल की तरफ, मैं भी जाने शुरू किया। अब वो ना फूल वो अच्छा उसका हमेशा से देख वो बॉल की तरफ रहा था। अब और फूल भी उसने बनाया, वो आते जा रहा है। अब लिटरली ना वो अपने बैठ गया, नीज पे बैठ गया, और वो ऐसे हाथ उसके ऐसे ही थे। अब मैं ना यूं खड़ा हुआ और हमारे ना
बॉल बीच में गिरा है, जहाँ उसके हाथ थे, ये हाथ है ना, तो यहाँ पे बॉल गिरा होगा। तो अब वो मेरी शक्ल देखे, मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, यार क्या हुआ है। तो उसके बाद ना मैंने उससे पूछा कैच नहीं किया, कह रहा मैनू लग्या तुसी छड्डोगे तो मैं कर लांगा। मैंने कहा मैं छड़ दीता। तो उसका वो जो फूल बना हुआ था ना, वो बहुत फनी था। उसके बाद क्या क्या मजाक उड़े हैं बाद में। हाँ, वो शुक्र है मैच हम लोग जीत गए थे, लेकिन क्या क्या मजाक बने उसके बाद, और आज तक बन रहे। जवान होने का तरीका बता दें बस आखिर में। खुश रहे, ऐसा जवान। खुश रहें। अच्छा, खुश रहें, क्योंकि लाइफ जो है ना उसमें अप्स एंड डाउन्स हैं बहुत सारे। कभी भी ऐसा नहीं होगा आप दुनिया के रिचेस्ट इंसान भी बन जाएं। लाइफ आपके सराउंडिंग्स में और जिस कल्चर से हम लोग हैं, हमेशा अप्स एंड डाउन्स होंगे। तो जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनकी फ़िक्र नहीं करें, और जब उनको सुलझा भी रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव सोच के सुलझाएं, और कुछ नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रिवर्स गियर लगा हुआ है, यकीन करो बड़ी थकन होती है। उम्मीद है ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आने वाले प्रोग्राम में एक नया मेहमान होगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।